Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In the geography series, we will be covering the topic of gravitational force, how the magnetic field of Earth is formed and how it is working, and what are the impacts that it is having on Earth. तो सबसे पहले अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की भी जब बात करते हैं तो एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह वो काम करता है, अपनी तरफ पुल करता है दूसरे मास को, जिसकी वजह से जिस भी किसी ऑब्जेक्ट में मास प्रेजेंट है उसकी हम बोलते हैं कि उसके अंदर ग्रेविटी भी प्रेजेंट है। ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट करती है एंड बेसिकली उसको पुल करती है जिस भी ऑब्जेक्ट में मास होता है। इसी से रिलेटेड आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी भी एसोसिएटेड है कि जो अर्थ का इतना मैसिव एक ऑब्जेक्ट है, वो पूरा ऑब्जेक्ट स्पेस और टाइम का जो डायनामिक होता है बेसिकली उसमें डेंट क्रिएट करता है, अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करके पुल करता है इनवर्ड्स, इन द इनवर्ड्स डायरेक्शन। तो एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वर्क कर रहा है। इसी से रिलेटेड एक इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो दो ऑब्जेक्ट है, जितना वो अर्थ से दूर जा रहे हैं उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कम लगता है। यहीं पे 9.8 हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर भी करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। एंड डिफरेंट डिफरेंट जो शेप ऑफ अर्थ भी है, एटमॉस्फेयर का रिटेंशन भी है। इनफैक्ट जो अर्थ की ग्रेविटी है वही होल्ड, उसी ने होल्ड करके रखा है अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी, तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी वो जरूरी है। इसके बाद अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता है एंड इक्वेटर पे सबसे ज्यादा वीक कंसिडर किया जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ की उसी तरीके से वर्क करती है जैसे किसी भी बार मैग्नेट की वर्क करती है। साउथ और नॉर्थ पोल इसमें लोकेटेड है एंड अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमिना है उससे रिलेटेड है एक इफेक्ट जिसका नाम है जियो डायनेमो इफेक्ट। मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो रही है क्योंकि आउटर कोर में मोल्टन आयरन और निकल प्रेजेंट है, जो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। मूव करने की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इसी पूरे प्रोसेस को जियो डायनेमो बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस की वजह से अर्थ का जो कोर है वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है एंड कहीं ना कहीं जब अर्थ की रोटेशन का फिनोमेना भी कंबाइन हो जाता है इस हीट के साथ, तो वो लिक्विड मेटल क्रिएट करता है। वही लिक्विड मेटल जो आयरन और निकल आउटर कोर में प्रेजेंट है वो मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है। यही जो करंट है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। एंड जब ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होते हैं तो हम देखते हैं एक लार्ज स्केल पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सराउंड करती है हमारे प्लैनेट को, जिसको डायपोलर बेसिकली स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, जो हमें इसमें भी दिख रहा है, जिसमें एक साउथ और एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है जो कि एक बार मैग्नेट जैसा ही होता है। इस पूरे इकोसिस्टम को हम मैग्नेटोस्फेयर बोलते हैं। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटर स्पेस तक भी एक्सटेंड करता है एंड मैग्नेटोस्फेयर फॉर्म करता है। इसको बेसिकली टीयर ड्रॉप लाइक शेप भी बोलते हैं क्योंकि ये जो सोलर विंड आती है उनको डिफ्लेक्ट करता है। एंड सोलर विंड और मैग्नेटोस्फेयर के बीच में ही जब इंटरेक्शन होता है तो ही हमें डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना या फिर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, इसके अलावा अरोरास का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड वैन एलन रेडिएशन बेल्ट भी है, उसको हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। सो ये पूरा प्रोसेस है। इनर कोर में करंट क्रिएट होते हैं बट रोटेशन के साथ जब बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जैसे किसी भी बार मैग्नेट में होता है। इसके अलावा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, अरोरा, मैग्नेटिक रिवर्सल, मतलब जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो स्विच कर लेते हैं प्लेस, जो नॉर्थ है वो साउथ हो जाता है जो साउथ है वो नॉर्थ हो जाता है। जियो डायनामो प्रोसेस हम देख चुके हैं, जो मोल्टन आयरन और निकल है उसी के मूवमेंट की वजह से करंट जो क्रिएट हो रहा है उसी पूरे प्रोसेस को जियो डायनामो प्रोसेस हम बोलते हैं। एंड जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक जैसे जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारे अर्थ के कोर में इंक्रीज होता है वैसे वैसे ही जो कन्वेक्शन करंट भी हमारा एस्टेनोस्फेयर में वर्क करता है उसका उसका रेट भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये लिथोस्फेरिक एक्टिविटीज भी जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है, जैसा हमने देखा कि मैग्नेटिक रिवर्सल हो सकता है, तो वो टाइम के साथ साथ ड्रिफ्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉल्टन मेटल है हमारे आउटर कोर में, उसके भी फ्लो में चेंज हो रहा है। तो जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वो धीरे धीरे मूव करता है, एंड बेसिकली नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जब वो माइग्रेट करता है, तो साइबेरिया वाला पार्ट हम बोल सकते हैं, वहां पे जो एवरेज स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि रिसेंट डेकेड्स में हमने देखा भी है। इसी पूरे प्रोसेस को जियो मैग्नेटिक रिवर्सल हम बोलते हैं, कि जब मैग्नेटिक पोल जो है हमारा फ्लिप कर जा रहा है, बेसिकली जो पोल्स है वो रिवर्स हो जा रहे हैं एंड इरेगुलर हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। सो फ्यू 100,000 ईयर्स में ऐसा एक बार होता है। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो वेरी करता रहता है प्लैनेट के डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे। जैसे पोल्स पे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और इक्वेटर पे वीकेस्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ भी है वो वेट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है विथ टाइम। करो ना। हाँ जी। जो जो स्ट्रेंथ बोला आपने, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कांस्टेंट है या इट इज लाइक अभी जैसे कहीं पे कम है कहीं ज्यादा है, तो उस सेंस में वो कांस्टेंट है कि वो भी विद टाइम इट इज वीकनिंग या विद टाइम इट इज स्ट्रेंथनिंग? विथ ऐसा टाइम। कुछ हो रहा है? हाँ, विथ टाइम हम यही देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना वो कम हो रही है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन, जिसको अभी तक हमें रीजन नहीं पता चला है, तो उसको नेचुरली बोला जा रहा है कि नेचुरली फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। प्लेसेस पे तो डिफरेंट होती है, बट ओवरऑल भी वो वीक हो रही है विद टाइम। और कोई रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का और एटमॉस्फेयर का? मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर का, उसमें तो हम्म। मान सीधी सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन का ही रोल आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है। ऑरोरास फॉर्म होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। वैसे कोई कोरिलेशन नहीं है डायरेक्ट। ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट जो हम देखते हैं उसमें रोल आता है कि अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से कोरियोलिस इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि जिस पैटर्न में आउटर कोर में मटेरियल फ्लो हो रहा है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिकली कोरियोलिस इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं एड करता है मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट के लिए। तो ये जो अलाइनमेंट है यही हेल्प करती है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेबल बनी रहे एंड कंसिस्टेंट रहे। तो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड विद द कोरियोलिस इफेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है जो आउटर कोर में हमारा पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे बेसिक कि वो सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाती है अर्थ को। जो सोलर विंड आ रही है, जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं सन से, सन की तरफ से अर्थ की तरफ, बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर को और अर्थ के सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड्स ही हैं जो बचाती हैं और दूसरी साइड में उनको नेविगेट कर देती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से ही, मैग्नेटोस्फेयर के होने की वजह से ही हम मैग्नेटिक नेविगेशन कर पाते हैं, जिसपे पूरा कंपास वर्क करता है। वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ही अलाइन होता है एंड मैग्नेटिक पोल्स की तरफ पॉइंट आउट करता है। बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, जैसे सी टर्टल हैं या फिर कुछ टाइप की फिशेज हैं, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस जब वो माइग्रेट करती हैं एक सीजन से दूसरे सीजन में। एंड ऑल्सो जब सोलर विंड पार्टिकल्स आते हैं और इंटरैक्ट करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, तो एक बो शॉक नाम का फिनोमेना अकर करता है। उसको भी अभी हम देखेंगे। बट जब विंड पार्टिकल्स, सोलर विंड पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। एंड क्योंकि जो अपर एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वहां पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इनके एटम्स के साथ कोलिजन होता है गैसेस का, जिसकी वजह से ही अरोरास का फॉर्मेशन होता है। जब नॉर्थ में हम बात करते हैं तो अरोरा बोरियोलिस की बात करते हैं, एंड साउथ में अरोरा ऑस्ट्रेलिस हम इनको बोलते हैं। इसके अलावा, जब ये सोलर विंड्स हैं, जैसे ये एंटर करती हैं हमारे मैग्नेटोस्फेयर के अंदर एंड ये इंटरैक्ट करती हैं, चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सो बेसिकली एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है जिसको हम बो शॉक बोलते हैं। बो शॉक का मतलब है कि जो सोलर विंड है
जब उसके चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं और मैग्नेटोस्फेयर के साथ इनकाउंटर कर रहे हैं, सो एक बहुत अब्रप्ट मैनर में उनकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये जो सोलर विंड है ये ट्रैवल कर रही होती है सुपरसोनिक स्पीड पे, बट जैसे जैसे ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को अप्रोच करती हैं, ये बहुत इजीली पास बाय नहीं कर पाती, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग है। स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्सेस ऑलरेडी अप्लाई हो रहे हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। सो बेसिकली ये जो सोलर विंड है, हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उन सोलर विंड को फोर्स करती है स्लो डाउन होने के लिए एंड हीट अप होने के लिए, जिसकी वजह से एक शॉक वेव क्रिएट होती है। तो ये जो शॉक वेव क्रिएट हो रही है, इसको यहाँ पे बेसिकली बोट की वजह से जो वेव्स क्रिएट होती है वाटर में, उससे कंपेयर करते हैं, एंड इसीलिए हम इसको बो शॉक बोलते हैं। सो अर्थ, जो सन जिस तरफ जो अर्थ है सन को फेस कर रही है, उस साइड ज्यादातर बो शॉक देखा जाता है, क्योंकि उसी साइड से सोलर विंड ज्यादा आती है। एंड इसका पर्पस बेसिकली यही है कि जो बो शॉक है ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये स्लो डाउन कर देता है एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट भी करता है दूसरे डायरेक्शन में। सो बो शॉक ये मैग्नेटोस्फेयर के रीजन के अंदर होता है। मैग्नेटोस्फेयर के रीजन के अंदर हम प्लाज्मा स्फेयर की भी बात करते हैं। प्लाज्मा स्फेयर जो है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे डेंस या फिर कोल्ड प्लाज्मा लोकेटेड है अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर के अंदर, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को सराउंड करता है। लो एनर्जी है, आयनाइज्ड गैस पार्टिकल्स यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि ट्रैप्ड है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एंड यहीं पे बेसिकली जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर का, आयनोस्फेयर भी लोकेटेड है, दैट इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम आयंस। तो ये जो प्लाज्मा प्लाज्मा स्फेयर है, इट इज बेसिकली एक रीजन है जिसको प्लाज्मा पॉज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो प्लाज्मा की डेंसिटी है वो बहुत धीरे धीरे ड्रॉप करने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो जो एग्जैक्ट साइज है प्लाज्मा स्फेयर का, वो सोलर एक्टिविटी के वजह से वेरी करता रहता है। जब जब सोलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो प्लाज्मा स्फेयर का भी बेसिकली जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, सोलर एक्टिविटी के कम होने के साथ वो भी कम हो जाता है। सो कोई ऐसे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है या प्रॉपर ऐसे मार्किंग नहीं है इस रीजन की, बट इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है। एंड कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से शील्ड करने के लिए अर्थ को, वहीं पे प्लाज्मा स्फेयर भी हम बोलते हैं, वहीं पे इसका रोल आता है। यहाँ पे इसी प्लाज्मा स्फेयर से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का, जो कि कुछ ऐसा दिखता है हमको। इसमें इनर रेडिएशन बेल्ट भी होते हैं एंड इसके साथ साथ हमको आउटर रेडिएशन बेल्ट भी देखने को मिलते हैं। और उसके रोटेशनल एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है। सो वैन एलन बेल्ट फॉर्म हो जाती हैं तो दो लेयर फॉर्म हो रही हैं। एक हाई एनर्जी रेडिएशन जो कि सराउंड करती है अर्थ को, 1950s में इसका डिस्कवरी हुई थी। अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सैटेलाइट यूज करके बेसिकली इसकी मार्किंग की। ये जो बेल्ट है ये डोनट की तरह शेप्ड है अराउंड द अर्थ। तो दो मेन रीजन है इसमें, एक तो इनर बेल्ट है और एक आउटर बेल्ट है। जो इनर बेल्ट है वो अर्थ के क्लोज वाली बेल्ट को हम इनर बेल्ट बोलते हैं, जो कि 1000 से 12,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ एक्सटेंड करती है। और जो आउटर बेल्ट है अप्रोक्सीमेटली 13,000 से लेके 60,000 या 58,000 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है अबव द अर्थ। तो दो लेयर है, इनर बेल्ट और आउटर बेल्ट। अब कैसे ये बेल्ट फॉर्म हो रही है? सो दो रीजन है इनके फॉर्मेशन के लिए। एक तो सोलर विंड का प्रेजेंस, इसके साथ जो पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे कि हमने अभी प्लाज्मा स्फेयर की भी बात की थी। तो कहीं ना कहीं उस रीजन को हम प्लाज्मा स्फेयर भी बोलते हैं, बट यहाँ पे थ्योरी लेके आई गई तो इसको वैन एलन बेल्ट भी हम बोलते हैं, ताकि इसका क्लासिफिकेशन और अच्छे से हो पाए। तो जो सन है वो चार्ज पार्टिकल्स एमिट करता है, जो कि सोलर विंड है, अर्थ की तरफ आती है। जब ये पार्टिकल्स अर्थ के पास पहुंचती हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये बेल्ट फॉर्म हो रही है पूरे प्रोसेस की वजह से। अब अर्थ की भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत सारे पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेती है, ट्रैप कर लेती है उन पार्टिकल्स को। यही जो पार्टिकल्स हैं यही बेसिकली ये बेल्ट फॉर्म कर रहे हैं, जिनको हमने दो पार्ट में, आउटर और इनर पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये जो पार्टिकल है स्पाइरल करते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ट्रैप हो जाते हैं, बाउंस बैक करते रहते हैं, बैक एंड फोर्थ बाउंस करते रहते हैं बिटवीन दी पोल्स, एंड इसी वजह से ये दो रेडिएशन बेल्ट या दो रेडिएशन जोन जो है वो क्रिएट करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, इसमें पार्टिकल्स में क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन है या कोई पार्टिकल है वही प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वैन एलन बेल्ट में, इनको काफी ज्यादा एनर्जेटिक कंसिडर किया जाता है क्योंकि बैक एंड फोर्थ बाउंस कर रहे हैं, बहुत हाई स्पीड होती है इनकी, एंड ये कई बार जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हमारी होती है उसमें भी हैम्पर करते हैं। जो स्पेस बेस्ड सिस्टम होते हैं बेसिकली उन पे इनका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। इनर बेल्ट इज क्लोजर टू अर्थ एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं इनर बेल्ट में जो कॉस्मिक रेस से आ रहे हैं। आउटर बेल्ट में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं, इनर बेल्ट में ज्यादातर प्रोटॉन्स देखे जाते हैं जो कि कॉस्मिक रेस से आ रहे हैं। आउटर बेल्ट में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन दिखे जाते हैं दैट आर इफेक्टेड बाय दी सोलर एक्टिविटी, एंड क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहे हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी सोलर स्टॉर्म्स की जितनी इंटेंसिटी है उन्हीं के बेसिस पे इन बेल्ट के अंदर उतना ही पार्टिकल्स मिलते हैं हमको। अब ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बेल्ट का होना, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शील्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो पूरा जो प्रोसेस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्रोटेक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड शील्ड की तरह एक्ट कर रही है, वही पूरा, उसी पूरे को हम बेसिकली डायग्राम के फॉर्म में समझ सकते हैं विथ वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही रेडिएशन पार्टिकल्स हैं जिनसे शील्ड करें हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो आते हैं और उसके एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर की तरफ, एंड उन्हीं को बेसिकली ये जो रेडिएशन बेल्ट है ये प्रोटेक्ट करती है। तो तो ये जी। जो रेडिएशन बेल्ट्स हैं ये परमानेंट इन नेचर है? हम्म। ठीक है। हाँ, परमानेंट इन नेचर है एंड डोनट शेप्ड रेडिएशन बेल्ट हम इनको बोलते हैं। डोनट क्योंकि जो पार्टिकल्स आ रहे हैं विंड्स के साथ वो बेसिकली ट्रैप हो गए हैं अर्थ के अराउंड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इनर और आउटर दो फॉर्म होते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा यूनिक है जिसमें मैग्नेटोफॉसिल्स का कॉन्सेप्ट आता है। मैग्नेटोफॉसिल्स कैसे फॉर्म होते हैं, आयरन रिच मिनरल होते हैं। रिसेंटली न्यूज में हमने देखा था लद्दाख में हमें ट्रेसेस मिले हैं, बे ऑफ बंगाल में भी हमें ट्रेसेस मिले, वन ऑफ द यंगेस्ट मैग्नेटोफॉसिल्स विच आर डिस्कवर्ड येट, 50,000 ईयर्स ओल्ड है। सो मैग्नेटोफॉसिल्स जो हैं वो क्या दिखाते हैं हमें, बायोलॉजिकल तो दिखाते ही हैं बट जियो मैग्नेटिक एक्टिविटी कितनी हो रही है या कितनी हुई थी उस टाइम पे उसकी भी हिस्ट्री हमें बताते हैं। तो जो मैग्नेटोटैटिक बैक्टीरिया होता है उससे, उसके फर्दर बेसिकली उसके फर्दर डीकॉम्पोजिशन से ही मैग्नेटोफॉसिल क्रिएट होते हैं। फॉसिल मतलब किसी चीज का डीकॉम्पोजिशन हुआ है उसी को हम फॉसिल बोलते हैं। तो वैसे ही कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बेसिकली उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस सेल से वो बने होते हैं वो एक मैग्नेटिक क्रिस्टल फॉर्म करता है जिसमें दो टाइप के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, एक तो मैग्नेटाइट Fe3O4 और एक Fe3S4 ग्रेगाइट। तो मैग्नेटाइट और ग्रेगाइट। सो बेसिकली ये कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, वो सेल जो है वो चेन फॉर्म करते हैं ऑफ मैग्नेटिक क्रिस्टल्स। अब यही जो क्रिस्टल्स हैं ये उन उन बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फॉर्म होती हैं, बट जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसका डीकॉम्पोजिशन हो जाता है, उस बैक्टीरिया का डीकॉम्पोजिशन हो जाता है, बट उस बैक्टीरिया के अंदर जो क्रिस्टल फॉर्म हुए थे वो डीकम्पोज नहीं होते एंड वो रह जाते हैं। इन्हीं क्रिस्टल की वजह से जब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, जब हमें ये फॉसिल मिलते हैं तो ये जो क्रिस्टल हैं ये प्रिजर्व्ड रहते हैं, ज्यादा प्रिजर्व्ड रहते हैं उन रीजन्स में, उन एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम होता है। सो यही फॉसिल जब हमें मिलते हैं तो ये हमें बायोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में तो बताते ही हैं, बट जो क्रिस्टल इनके अंदर प्रेजेंट है, मैग्नेटिक क्रिस्टल प्रेजेंट है, वो हमें जियो मैग्नेटिक हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं, जिनको हम मैग्नेटोफॉसिल बोलते हैं। आयरन रिच मिनरल होते हैं, लद्दाख में रिसेंटली हमें इनके ट्रेसेस मिले थे और बे ऑफ बंगाल में। सो ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है रिगार्डिंग दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटोफॉसिल्स, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, देन प्लाज्मा स्फीयर क्या होता है, मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है, एंड कैसे जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है एंड स्ट्रेंथ है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो वेरी करती है, डिक्रीज हो रही है
पोल्स पे हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इक्वेटर पे हम देखते हैं वीकेस्ट होती है। एंड कैसे पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोसेस है वो वर्क करता है and वो जनरेट होता है, जिससे रिलेटेड होता है जियो डायनेमो प्रोसेस। सो ये कुछ कीवर्ड्स हो गए एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर प्लैनेट्स भी अगर हम देखते हैं, तो सिर्फ अर्थ पे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे अर्थ से भी कम मैग्नेटिक फील्ड है एंड उससे भी ज्यादा है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ से ज्यादा स्ट्रांग है। बट कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जैसे मार्स, जिसके पास कोई इनर हीट नहीं है, लिथोस्फेरिक एक्टिविटी नहीं है एंड कोई लिक्विड इंटीरियर नहीं है, जो कि जरूरी होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस हमें नहीं मिलता है उतना। इसके अलावा वीनस, जिसके पास लिक्विड कोर है बट क्योंकि वो उतना फास्ट रेट पे स्पिन नहीं करता, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता। तो ये कंपैरिजन हो गया अलग अलग प्लैनेट्स के साथ एंड important concepts regarding the Earth's magnetic field. So thank you so much everyone for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning with us. Thank you.